हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर इनकी भार्गव और आप सभी हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में। आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत किए पिछले क्लास में। वो बोटनी का था, क्लास 11 का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछले क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन किए थे, इसका इंट्रोडक्शन किए कि सेल साइकिल कहते किसे हैं। बच्चों हम लोग सीखे थे सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें आगे चल के आपका सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है, यानी एक मदर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है, उसे हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। और उन पूरे साइकिल्स को जो सेल डिवीजन से पहले होते हैं बच्चों, उनको हम लोग सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो पूरे सेल साइकिल को बच्चों हम लोग दो फेज में डिवाइड किए थे। एक पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज को हम लोग प्रीपरेटरी फेज या प्रिपरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसमें आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि उसका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और भी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सबका डुप्लीकेशन होता है, यानी एक एक कॉपी तैयार किया जाता है। और फिर जब सेल डिवीजन होता है तो उनकी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी सेल डिवीजन करने से पहले, सेल साइकिल। तो हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? हम लोग थोड़ा सा एक बार इस पे देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे बच्चों कि मान लीजिए कि हमारा सेल है बच्चों, वो 24 घंटे में एक बार सेल साइकिल करता है। तो 24 घंटे में अकेले जो होता है बच्चों, 23 घंटे जो समय लगता है वो आपको इंटरफेज में लगता है, और 1 घंटे में आपका एम फेज कंप्लीट हो जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरे सेल साइकिल का 95% जो होता है बच्चों, वो हमारा होता है इंटरफेज। इस पे हम लोग कल बात कर चुके हैं, है ना। इसे इंटरफेज बोलते हैं। पूरे सेल का 95% जो समय लगता है सेल साइकिल का, वो इंटरफेज में लगता है, और ओनली 5% जो लगता है बच्चों, वो होता है एम फेज का। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। फिर हम लोग देखे थे बच्चों, इंटरफेज को हम लोग और सारे फेज में डिवाइड किए थे। एक पहला जो फेज था उसे हम लोग बोल रहे थे बच्चों G1 फेज। जी हाँ, G1 फेज के नाम से हम लोग जान रहे थे। पहला जो इसमें फेज था बच्चों, उसे हम लोग बोल रहे थे G1 फेज। दूसरा जो फेज था इंटरफेज का बच्चों, उसे बोल रहे थे हम लोग S फेज। और तीसरे फेज को सिंथेसिस फेज, G2 फेज के नाम से जान रहे थे। ये था हमारा G1 फेज। दूसरा था S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज के नाम से जान रहे थे। और तीसरा जो फेज था बच्चों, इसमें आता G2 फेज। ये 3 फेज में आपका इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है। कहे तो पूरे ये 3 फेज में आपके पूरे सेल का डुप्लीकेशन हो जाता है। उसके बाद ही आती है बच्चों एम फेज की। ये जो फेज है इसे हम लोग एम फेज या माइटोसिस फेज के नाम से जान रहे थे। तो एम फेज में 2 स्टेप्स हो रहे थे बच्चों। एक पहला न्यूक्लियस का डिवीजन और दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है बच्चों, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कुछ फेज थे, जैसे कि प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज और चौथा था टीलोफेज। इसको भी 4 फेज में डिवाइड कर रहे थे। इस तरह से एक पाई चार्ट की मदद से हम लोग पिछले क्लास में इस पे डिस्कशन किए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और सेल से संबंधित भी बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स कवर किए हुए, तो आप बेहिचक जाके उसे लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसे। पिछले क्लास का वीडियो भी है, मैं उसको भी इसमें ऐड कर दूंगा। और बच्चों क्लास 11 से संबंधित बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो जाके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, आज का हमारा क्लास रहेगा बच्चों वो इंटरफेज पे, यानी हम लोग ये तीनों फेज के बारे में बात करेंगे। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर हम लोग M फेज यानी माइटोसिस फेज के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगर कोई डाउट्स रहता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्लियर करूंगा। मैं पर डे आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देखिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। पहला फेज है पूरे सेल साइकिल का, उसे बोल रहे थे हम लोग इंटरफेज। पहला जो फेज था बच्चों, उसे हम लोग बोल रहे थे इंटरफेज। तो इंटरफेज जो होता है बच्चों, ये सेल साइकिल का पहला फेज होता है।
इंटरफेज सेल साइकिल का पहला फेज होता है। इस इंटरफेज में होता क्या है? इस इंटरफेज में बच्चों आपके सेल डिवीजन होने से पहले इसका प्रिपेयर किया जाता है। यानी होता क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ताकि प्रोटीन जब सिंथेसिस होगा तो जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है उनका डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि वो प्रोटीन से ही बने हैं। उनका जब डुप्लीकेशन होगा तो क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन होगा तो फिर आगे जो है डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा, आपको 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो पहले क्या होता है बच्चों, आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस फेज में, और साथ ही साथ इसमें आपको सेल साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये आपका इंटरफेज में होता है। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों ऑल्सो नॉन एज प्रीपरेटरी फेज। इसको हम लोग प्रीपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं, है ना बच्चों। दूसरी चीज क्या सीखेंगे इसमें कि इंटरफेज में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और तीसरी चीज क्या होता है इसमें, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये 3 चीजें देखने को मिलती है कहां पे, इंटरफेज के अंदर। जितने भी ऑर्गेनल्स है उनका डुप्लीकेशन होता है ना। तो ये हमारा है बच्चों इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज सेल साइकिल का पहला फेज होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन से क्या मतलब है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कराना। जैसे देखिए सबसे पहले जो है आपके बॉडी में जो होता है बच्चों, ये डीएनए होता है। ये डीएनए जो होता है बच्चों ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, आप सभी जानते हैं। ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है, देख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बच्चों डीएनए का, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए से बच्चों आगे जो है डीएनए आगे चल के ये जो है आपके एक प्रोटीन पे ये लिपटा रहता है, जिसे बोलते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन। इसे हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इस पे ये डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है बच्चों ऐसे रैप किया रहता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये डीएनए का स्ट्रैंड इस पे रैप कर जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जैसे मोतियों की माला हो, जिसको हम लोग बीड ऑन स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। यस, बीड ऑन स्ट्रिंग। कुछ ऐसे देखिए ये मोतियों की माला के जैसा दिखाई दे रहा है, और इस तरह से आगे कंटिन्यू करता है बच्चों। और आगे कंटिन्यू करके जब ये कंबाइन हो जाता है, एक जब कंडेंस्ड हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। यस, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों क्रोमोसोम। तो इस तरह से आपको पहले भी सेल चैप्टर में जब न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले डीएनए का स्ट्रैंड आपके प्रोटीन पे लैप करता है, हिस्टोन प्रोटीन पे, तो ये बनाता है आपके स्ट्रक्चर बच्चों जिसे बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन। इसे बोलेंगे हम लोग बच्चों क्रोमैटिन। और जब क्रोमैटिन आपस में कंडेंस कर जाता है बच्चों तो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है आपके इंटरफेज में। अब देखिए इस क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा तो सेम इसके जीन जैसे दूसरे एक क्रोमोसोम का इसमें डुप्लीकेशन होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कॉपी तैयार हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ इस तरह से, है ना बच्चों। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, डीएनए से क्रोमैटिन कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों पहला जीवन फेज, क्या बोलते हैं इंटरफेज का जो सबसे पहला फेज था उसको 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। पहला G1, दूसरा S, तीसरा G2। तो इंटरफेज के जो पहला फेज है बच्चों इसे बोल रहे हैं हम लोग G1 फेज, यानी ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके नाम से क्लियर है, ग्रोथ 1 फेज, यानी इसमें आपके सेल का ग्रोथ होगा या सेल साइज इसमें इंक्रीज करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये सारे प्रोसेस होते हैं बच्चों ये G1 फेज में होते हैं।
और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। तो हेडिंग रहेगा हमारा जीव, एक सेकेंड मार्कर थोड़ा चेंज कर लो। हेडिंग बच्चों आज का होगा G1 फेज। इसे हम लोग ग्रोथ या गैप फेज के नाम से जानते हैं, ग्रोथ या गैप फेज के नाम से। तो G1 फेज में क्या क्या होता है बच्चों? G1 फेज में आपको होता है सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, सेल साइज इंक्रीजेस। जो इसमें जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल साइज इंक्रीजेस। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि G1 फेज में अधिकांश जो सेल ऑर्गेनल्स आपके सेल के अंदर मौजूद है उनका रेप्लिकेशन हो जाता है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स उनका रेप्लिकेशन G2 फेज में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। बाकी अधिकांश सेल ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन यानी कह सकते उनका कॉपी तैयार हो जाता है G1 फेज में। ठीक है, ओके। तो रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, अधिकांश सेल ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने को याद रखना है बच्चों, है ना, कि G1 फेज में क्या हो रहा था, S फेज में क्या हो रहा था, G2 फेज में क्या हो रहा था, M फेज में क्या हो रहा था, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब जैसे दे देगा कि प्रोटीन सिंथेसिस किस फेज में हो रहा था, तो दो फेज में, पहला G1 और दूसरा आपका G2। S फेज में क्या हो रहा था, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था। ये चीज याद रखिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फेज है बच्चों वो है एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है बच्चों? तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स के इसमें फॉर्मेशन होता है सेंट्रोजोम। यस, सेंट्रोजोम के बारे में आप लोगों से चर्चा भी कर चुके हैं, समझते हैं। दूसरा फेज बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज में क्या हो रहा था बच्चों? इस फेज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो रहा था वो हो रहा था डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ आपका सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन हो रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन हो रहा था। अब सेंट्रोजोम क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाएगा क्रोमोजोम, मान लीजिए ये आपका हो गया बच्चों क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रोमैटिड्स। ये जो आर्म्स देख रहे हैं बच्चों इसे हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। इसे हम लोग सेंट्रोमियर, जैसे दोनों क्रोमैटिड्स लगे रहते हैं। और ये जो है आपका देख रहे हैं यहां पे सेंट्रोमियर की जितनी संख्या होती है उतना ही क्रोमोसोम होता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अगर हम लोग बात किया नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की जितनी संख्या होती है क्रोमोसोम की उतनी संख्या। जैसे देख सकते हैं ये यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका जेनेटिक, क्योंकि ये जो फॉर्म हुआ है आपका क्रोमोसोम जो फॉर्म हुआ है ये आपको फॉर्म हुआ है हिस्टोन प्रोटीन से। ये आपके हिस्टोन प्रोटीन ये लगे हुए डीएनए के स्ट्रैंड पे देख सकते हैं। तो क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका क्रोमोसोम। साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन के अलावा यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जिसे बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा बच्चों यहाँ पे और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये सारे बच्चों नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो कह सकते हैं कि ये आपका जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ है?
हिस्टोन प्रोटीन से हुआ, साथ ही साथ इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों, एक सिंगल क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रोमियर एक है। अब देखिए होता क्या है, इसका आपका रेप्लिकेशन होगा, ये जो क्रोमोसोम है इसका रेप्लिकेशन होगा। तब रेप्लिकेशन होगा तो कैसे फॉर्म होगा, मान लीजिए ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, एक सेकेंड, मान लीजिए ये इसका हो गया बच्चों सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर से ये आपका क्रोमोसोम है। अब इसका होगा बच्चों एस फेज में आके इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में आके। तो इसी के जैसा एक दूसरा कॉपी तैयार हो जाएगा, इसी के जैसा एक दूसरा कॉपी तैयार हो जाएगा। किस फेज में? एस फेज में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि एस फेज में आके आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका डीएनए कंटेंट है बच्चों वो डबल हो जाता है। कैसे? ये आपका देखिए, ये आपका डीएनए कंटेंट है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्या आपका डीएनए कंटेंट है। क्लियर है? ये आपका डीएनए कंटेंट है जो हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है, देख सकते हैं ये डीएनए कंटेंट है। लेकिन जैसे ही एस फेज में आता है बच्चों, सेंट्रोमियर की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन जो आपके क्रोमेटिड्स है उसकी संख्या डबल हो जाती है। यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे सेंट्रोमियर सिंगल है लेकिन क्रोमेटिड्स क्या है? डबल है। ये क्रोमेटिड्स क्या है? डबल है, लेकिन सेंट्रोमियर क्या है? सिंगल है। इसलिए ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम ही है। क्या सिखाया अभी जस्ट आपको? सेंट्रोमियर की जितनी संख्या होती है वही क्रोमोसोम की संख्या होती है। यहां भी सेंट्रोमियर की संख्या एक है, भले क्रोमेटिड्स दोनों अलग अलग है, लेकिन सेंट्रोमियर क्या है? एक है, इसलिए यह है सिंगल क्रोमोसोम है। ये भी क्या बच्चों? सिंगल क्रोमोसोम है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ये दोनों जो क्रोमोसोम देख रहे हैं जिनका सेंट्रोमियर सिंगल है यानी सेम है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये दोनों क्रोमोसोम इसे बोलेंगे हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर क्या है? डिफरेंट है, दोनों का सेंट्रोमियर अलग है। होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कि जब सेंट्रोमियर सेम रहे दोनों क्रोमेटिड्स का तो उसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब दोनों का सेंट्रोमियर अलग अलग रहे तो उसे बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि एस फेज में जैसे ये क्रोमोसोम आ रहा है बच्चों, यहां पे क्रोमेटिड्स क्या हो जा रहे हैं? डबल हो जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर क्या है? एक ही है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया? डबल हो गया। इस पे आपके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। हम लोग आगे बात करेंगे किस तरह से इसमें क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया बच्चों कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। अब देखिए सेंट्रोजोम क्या होता है, ये सेंट्रोजोम कैसे बनता है? आप याद कीजिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रोजोम। ये सेंट्रियोल हो गया और ये हो गया बच्चों सेंट्रोजोम। तो इसका भी रेप्लिकेशन होता है जो सेल डिवीजन करने में मदद करता है। ये प्लांट सेल में नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। चलिए, अब इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आया हुआ है और आने की संभावना भी है। इंपॉर्टेंट है ना। तो ये किस थेसिस पे ये चीज है कि जो आपका सेंट्रोमियर की जो संख्या होती है वही आपके क्रोमोसोम की संख्या होती है, लेकिन एस फेज में आपके क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चों ये सिंगल रहते हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है ना बच्चों। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेंगे इस पर हम लोग। नोट इन एस फेज number of chromosomes remains same but double the DNA content।
एक सेकेंड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बच्चों डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल। डीएनए कंटेंट डबल, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। ये वीडियो है बच्चों, इस पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है पहले एग्जाम पे। दूसरी चीज इसमें याद रखेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की जितनी संख्या होगी उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या होती है, उतनी ही आपकी क्रोमोसोम की संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक कोई डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल जिसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या होगी 46। हमारे बॉडी की बात करें तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो संख्या कितनी हुई 46। तो अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पे, मान लीजिए कि एक डिप्लॉयड सेल है, ये आपका हो जाएगा डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड मतलब 2n, n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 46 क्रोमोसोम। तो s फेज में जो सेल की यानी जो आपकी क्रोमोसोम है उसकी संख्या कितनी रहती है, सेम ही रहती है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही डीएनए कंटेंट की बात करें वो क्या हो जाता है, डबल। ये पहले वाला जो पॉइंट है इसका यहाँ पे चीज हो गया, डिप्लॉयड है, एस फेज में उतना ही संख्या रहेगा क्रोमोसोम का, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा बच्चों, डबल होगा। अगर मान लीजिए 2C जो है डीएनए कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, जस्ट उसका डबल, तो कितना हो जाएगा 4C। क्या समझे यहाँ पे, 2C जो है नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट की बात कर रहा है, तो एस फेज में आके डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, डबल। तो 2C के मुकाबले क्या हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा। जबकि क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, वो एस फेज में सेम रहेगी। ये बात अपने को याद रखनी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समअप करते हैं, क्या सीखे अभी हम लोग कि जो एस फेज होता है बच्चों, उसको हम लोग सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। इस सिंथेसिस फेज में जो आपका डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करते हैं, सेंट्रोमियर अलग अलग है तो उसे अलग अलग क्रोमोसोम काउंट करेंगे, सेंट्रोमियर सिंगल है तो उसे सिंगल क्रोमोसोम हम लोग काउंट करते हैं, है ना। ये चीज याद रखना है। फिर हम लोग क्या देखें, यहाँ पे एस फेज में जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो सेम रहता है, लेकिन डीएनए कंटेंट अगर एस फेज में आएगा तो वो डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो जाता है। ये चीज अभी हम लोग जान लें। तो जो कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे बच्चों। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन कैसे होता है। चलिए देखिए बच्चों, सेंट्रोसोम जो होता है ये पाए जाते हैं आपके एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ये हो जाते हैं बच्चों, अरे यार सॉरी, सेंट्रोसोम की बात करें बच्चों तो ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन प्लांट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, सेल डिवीजन प्लांट में भी तो होता है, फिर ये सेंट्रोसोम के क्यों एब्सेंट होते हैं। क्योंकि बच्चों प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो अलग तरीके से होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है आपका सेंट्रोसोम का, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर आपके 2 सिलिंड्रिकल शेप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। ये सेंट्रोसोम है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, और इसके अंदर आपके 2 ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। सेल चैप्टर में हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, साइटोस्केलेटन, उसका लिंक आपको दे देंगे कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। तो इसे सेंट्रोसोम बोलते हैं बच्चों, और इसके अंदर ऑर्गेनल्स सेंट्रियोल बोलते हैं। तो जैसे ही आपके आता है एस फेज में,
इसकी संख्या का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, 1 से बन जाता है 2। इस तरह से जो है इसका रेप्लिकेशन होता है बच्चों सेंट्रोजोम का, है ना। इस तरह से ये इसके अंदर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब तीसरा जो हमारा लास्ट बच गया बच्चों इंटरफेस का, इसे बोलते हैं हम लोग G2 फेज, यानी ग्रोथ सेकेंड फेज, G2 फेज। तो सेकेंड फेज की बात करते हैं हम लोग, G2 फेज यानी ग्रोथ सेकेंड फेज। तो ग्रोथ सेकेंड फेज में क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और बाकी जो आपका बचा हुआ है उसका रेप्लिकेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों G2 फेज यानी गैप सेकेंड फेज या ग्रोथ फेज। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है जो G1 फेज में होती है। क्या होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होती है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब जो लोग सेल चैप्टर नहीं किया बच्चों, अब वो सोचेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो आप वीडियो जाके पिछले क्लास का देख सकते हैं सेल चैप्टर पे, आपको समझ में आएगी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जो सॉसेज शेप का होता है, कुछ इस तरह से डबल मेम्ब्रेन माउंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। उसके अंदर कुछ ऐसे मुड़ा हुआ रीजन होता है ना, और इसके अंदर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इस मुड़े हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और क्लोरोप्लास्ट वो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो ये दोनों आपके जो ऑर्गेनेल्स इनका रेप्लिकेशन G2 फेज में होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। अब लास्ट जो हमारा फेज है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग G0 फेज। जी हाँ, G0 फेज, जिसे हम लोग क्वेश्चन फेज के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बच्चों बहुत बार आपका PYQ आ चुका है, स्पेशली नीट 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि G0 फेज को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग रेस्टिंग फेज या क्वेश्चन फेज के नाम से जानते हैं। अब रेस्टिंग फेज या क्वेश्चन फेज के नाम से क्यों जानते हैं, चलिए समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बच्चों हमारा G0 फेज। हेडिंग देंगे G0 फेज। ये एक अलग तरह का फेज है। G0 फेज के नाम से इसे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इसे नॉट फेज बोलते हैं। इसे हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग क्वेश्चन फेज के नाम से भी जानते हैं। ये नीट 2019 में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका VVI बच्चों, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसे बच्चों हम लोग क्वेश्चन फेज के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन फेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए होता क्या, आपको हम बताए थे शुरुआत में, जब हम इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे पिछले क्लास में, उसमें बताए थे कि जो आपका सेल होता है बच्चों, उसके अंदर मतलब सेल से आपका टिश्यू बनता हो। 3 तरह का टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। पहला एक लेवाइल टिश्यू, दूसरा टेम्पोररी टिश्यू और तीसरा परमानेंट टिश्यू। लेवाइल टिश्यू क्या था बच्चों, जो हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं। दूसरा जो है जिसे बोलते हैं हम लोग कौन सा टिश्यू, परमानेंट टिश्यू नहीं, टेम्पोररी टिश्यू, जो एक बार सेल डिवीजन कर लेते हैं उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है तब सेल डिवीजन करते हैं। जैसे कि आपके बाद में बात कर चुके हैं, ये किडनी का सेल, लीवर का सेल, ये सेल डिवीजन करते हैं लेकिन जरूरत पड़ती है तब। नेक्स्ट जो पढ़े थे हम लोग परमानेंट टिश्यू, जब एक बार सेल डिवीजन कर लेते हैं वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद सेल डिवीजन नहीं करते हैं, जिसमें आपके मसल सेल आ रहे थे और नर्व सेल आते। एक बार सेल डिवीजन करने के बाद दोबारा सेल डिवीजन नहीं करते हैं बच्चों। तो ये जो आपके नर्व सेल और मसल सेल है बच्चों, ये G0 फेज में चले जाते हैं, यानी क्वेश्चन फेज में चले जाते हैं, जो कि सेल साइकिल आगे वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, यानी कुछ समय के लिए या परमानेंटली ये स्टॉप हो जाते हैं, वो सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन फेज या रेस्टिंग फेज। समझ में आया? अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जाके आप इंट्रोडक्शन क्लास लगा सकते हैं, समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए होता क्या है, आपका पहला 3 फेज पढ़े हम लोग। सबसे पहला फेज पढ़े थे कौन सा, सबसे पहला फेज पढ़े थे बच्चों हम लोग G1 फेज। G1 फेज पर कौन सा फेज पढ़े थे, S फेज। S फेज पे कौन सा फेज पढ़े थे बच्चों, G2 फेज। G2 फेज के बाद
एम फेज। सबसे पहला फेज हो गया G1, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज, उसके बाद M फेज यानी माइटोसिस फेज। इस तरह से सेल साइकिल चलते रहता है। अब होता क्या समझिए, मान लीजिए एक सेल है, सबसे पहले G1 फेज में गया, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, सेल साइज इंक्रीज हुआ, जो ऑर्गेनेल्स है उसका रेप्लिकेशन हो गया, फिर गया S फेज में, उसके अंदर न्यूक्लियस है उसका रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन हो गया, फिर गया G2 में, फिर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन हो गया। उसके बाद जाता है बच्चों एम फेज में। एम फेज में जाने के बाद उनका सेल डिवीजन हो जाता है। फिर जो है अगर वो G1 फेज में जाता है तो G1 फेज में जाने के बाद बच्चों वहां से वो टेम्पोरली आपको सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाता है। वो G1 से S में नहीं जाता है, वो G0 फेज में चला जाता है। कौन सा फेज में चला जाता है बच्चों? G0 फेज। ये G0 फेज जो है ये आपका रेस्टिंग फेज है, जिसमें जाने के बाद आपका जो है सेल आगे सेल साइकिल में कंटिन्यू नहीं करता, यानी G1 से फिर S फेज में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सेल साइकिल से ये सस्पेंड कर गया, एग्जिस्ट नहीं किया। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पे आपका क्वेश्चन आ चुका है कि G0 फेज में जो सेल होते हैं क्या वो सेल साइकिल से एग्जिस्ट कर जाते हैं? नहीं, वो हमेशा का एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ समय के लिए वो सस्पेंड करते हैं। अगर फिर से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है सेल डिवीजन करने के लिए तो फिर G0 फेज से फिर G1, G1 से S, फिर G2, फिर M फेज में आ जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया। G0 फेज या क्वेश्चन फेज किसे बोलते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। इसे हम लोग G0 फेज या रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जो आपका टेम्पोररी जो है सेल साइकिल से जो है वो आपका सस्पेंड हो जाता है। तो इसके बारे में दो लाइन लिख लेंगे बच्चों। इसका एग्जांपल क्या रखेंगे? अगर हम लोग एग्जांपल समझे बच्चों तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मसल सेल और आपका नर्व सेल। नर्व सेल और मसल सेल जो है, जैसे कि मसल सेल और आपका हो जाएंगे नर्व सेल। ये आप एक बार सेल डिवीजन करने के बाद बच्चों ये क्रिसेंट फेज या G0 फेज में चले जाते हैं। फिर जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे ही ये सेल डिवीजन करते हैं, है ना। ये बात अपने को याद रखिए। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है कि G0 फेज सस्पेंड द सेल साइकिल नॉट एग्जिस्ट। तो क्या समझे यहाँ पे, G0 फेज में जो आपके सेल होते हैं बच्चों वो सिर्फ सेल साइकिल से सस्पेंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो सस्पेंड करेंगे, ठीक है ना। एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेल साइकिल से बाहर नहीं होंगे, कुछ समय के लिए ये स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन इस दौरान ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। चलिए यहां पर लिख ही देते हैं कि सेल इन द G0 फेज metabolically active but do not grow। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन का ग्रोथ नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या सीखे? आज हम लोग इंटरफेज कंप्लीट कर लिए। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर हम लोग G0 फेज कंप्लीट कर लिए। तो अगर कहीं से भी कोई डाउट्स रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में M फेज के साथ में। थैंक यू सो मच।